दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस ट्रांसलेशन के बारे में जिसको लेकर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर में इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाए। जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल के तौर पर मैं अगर किसी को विशेष रूप से इंडिकेट करना हो, जैसे मान लीजिए आपका कोई मोबाइल है, कभी अचानक दिख गया तो आप कहते हैं कि यह वही मोबाइल है जो मैंने खरीदा था, तो यह वही लड़की है जिससे मैं मिलता था, यह वही लड़का है जो कि मेरे घर आया करता था। इस प्रकार के जो सेंटेंस है इसका ट्रांसलेशन आखिर में हकीकत में कैसे होता है, क्या आप जानते हैं इस बारे में? जैसे कोई अचानक आपसे मिल जाए या बहुत दिनों के बाद कोई मिल जाता है तो आदमी इंडिकेट पर्सनली करता है ना। जैसे आजकल तो बहुत लोग जो प्यार की बातें करते हैं, तो जैसे वह यही लड़की है जिससे मैं प्यार करता, बाद में भले वो छोड़कर चली गई हो। तो क्या ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आप इंग्लिश ग्रामर या ट्रांसलेशन सीखे हुए हैं? नहीं ना। चलिए आज मैं इसी बारे में बात करता हूं आपके सामने, और ऐसे ट्रांसलेशन करने के लिए मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक देता हूं जिससे आपको बहुत आसानी होगी ये सारे शब्दों का ट्रांसलेट करने में। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक वही है जो, इसका मूल्य होता है, ऐसे शब्द होते हैं जो कि स्ट्रक्चर में आते हैं। तो लिखा है मैंने कि यह वही है जो, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यह वही है जो का जो जितने भी सेंटेंस होते हैं, जैसा कि मैंने पहले इसके बारे में जिक्र किया कि अचानक कोई मिले या किसी विशेष पर्सन को इंडिकेट कर कर बताया जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, यह वही है जो का स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपके सामने लिख कर बताता हूं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, जो रूल है वो रूल क्या है। उसके माध्यम से मैं एग्जांपल देकर सेंटेंस को उठा दूंगा और बहुत आसानी तरीका से आप वैसे सेंटेंस यानी वाक्यों को, हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग रूल दोस्तों कि आखिर में रूल क्या है। देखिए दोस्तों मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि जैसे देखिए सबसे पहले यह वही है जो है, इसका स्ट्रक्चर क्या है कि दिस रहेगा, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब मतलब होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद रहता है द, यानी प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज होता है। उसके बाद देखिए एक्सिलरी वर्ब, प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नाउन होता है। ऑब्जेक्ट रहे या नाउन रहे, इसी में से कोई एक रहता है। फिर उसके बाद कॉमा लगाते हैं, देखिए यहाँ पर कॉमा है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब रहता है, प्रीपोजिशन रहता है या प्रीपोजिशन, या इसके अलावा कभी कभी ऑब्जेक्ट भी रहते हैं। यही इसका मूल स्ट्रक्चर है दोस्तों। यह वही है जो है, इस स्ट्रक्चर का मूल रूल जो होता है ये इसी आधारित पर बनता है, चाहे बड़ा सा बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो जाए। अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने देखो लिखा हूं कि वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूं, यानी किसी एक विशेष लड़की को, किसी विशेष लड़की को इंडिकेट किया जा रहा है। तो किसी विशेष व्यक्ति, लड़का हो या लड़की हो या कोई वस्तु को इंडिकेट किया जाता है तो दोस्तों उसे दिस इज का प्रयोग किया जाता है और द लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि वो कोई विशेष लड़की हो गई, क्या विशेष लड़का, क्या विशेष वस्तु हो गई, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है। तो इस जैसे देखिए मैं ट्रांसलेट कर बताता हूँ। जैसे अब यहाँ पर है कि यह वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूं, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया दोस्तों कि यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहा है कि दिस लिखने के लिए बोल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, दिस। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ पर देखिए है तो इसलिए एक्सिलरी वर्ब दिस के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि दिस इज। उसके बाद क्या है, द है तो द का प्रयोग करेंगे। नाउन के रूप में क्या है या ऑब्जेक्ट रूप में, तो लड़की है, तो यहाँ पर दिस इज द गर्ल लिख ली है, मैं गर्ल लिख दिया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट या नाउन हो गया, यहाँ पर लिख दिया हमने कि देखिए यहाँ पर यह का दिस हो गया, है का इज हो गया, द का प्रयोग हो गया। उसके बाद क्या है, लड़की हो गया, दिस इज द गर्ल का मतलब हो गया कि यह वही लड़की है। अगर यहाँ पर लड़का रहता तो लिखिए कि दिस इज द बॉय। तो किसी विशेष पर्सन, किसी विशेष वस्तु का अगर जिक्र होता है तो हम लोग दिस इज द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दिस इज द गर्ल हो गया। उसके बाद क्या है, कॉमा लगाना, तो हमने कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद है कि फिर बोल रहा है कि फिर सब्जेक्ट लिखिए आप। तब फिर सब्जेक्ट के रूप में हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं सब्जेक्ट इसमें लव विथ। बस ये ट्रांसलेशन आपका हो गया कि यह वही लड़की है, चाहे यह वही लड़का है जिससे मैं प्यार करता हूं। तो बस इतना ही ट्रांसलेशन इसमें आता है कि जिससे, यहाँ जो जिससे है ये लुप्त हो जाता है ऐसे सेंटेंसों में
क्योंकि जब दिस इज से शुरुआत होता है तो जिससे जो शब्द है लुप्त हो जाता है और बाकी के सेंटेंस यानी विथ मतलब साथ होता है। आई लव का हो गया मैं प्यार करता हूँ, तो इसका पूरी तरह सेंटेंस हुआ कि यह वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो हो गया कि दिस इज द गर्ल आई लव विथ। मतलब जब भी ऐसे सेंटेंस आएंगे दोस्तों तो हम इसी स्ट्रक्चर पर बनाते हैं। देखिए मैं इसके सामने दूसरा एग्जांपल देता हूं ताकि और बेहतर आपको समझ में आ जाए। तो देखिए मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं। आपके सामने मैंने देखिए दोस्तों दूसरा एग्जांपल अभी लिखा हूं। देखिए कि यह वही घर है जिसमें मैं रहता हूं। देखिए इस सेंटेंस के शुरुआत हो गया। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है कि यह वही, अर्थात देखिए ये वह यह शब्द है वहां पर वही यहाँ पर है, जो चाहे जिसमें यहाँ पर देखिए है ना, जिसमें जो का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। तो इसी स्ट्रक्चर पर ये सेंटेंस बंधा हुआ है। तो हम यह वही घर है जिसमें मैं यहाँ पर जिसमें मैं रहता हूँ, तो इसका सिर्फ इसी स्ट्रक्चर पर आएंगे। सबसे पहले कि यह वही घर है, क्या होगा कि दिस इज द हाउस, यानी यहाँ पर यह का जो होगा दिस का यहाँ पर लिख देंगे दिस। उसके बाद है जो है तो इसके लिए इज प्रयोग करेंगे एक्सिलरी वर्ब, क्योंकि यहाँ पर थाथेती प्रयोग नहीं है तो वाज वेयर नहीं लगेगा, क्योंकि दिस के साथ हमेशा क्या लगता है इज लगेगा। और यहाँ पर क्या है उसके बाद कह रहा है कि द का प्रयोग करिए, तो हमने यहाँ पर देखिए द लिख दिया। फिर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट रूप में क्या है यहाँ पर घर है, तो घर का अंग्रेजी क्या होता है हाउस। हाउस मैंने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है नियम कि यहाँ पर कोमा लगा दिए, तो मैंने कोमा लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर हो गया कि यह वही घर है, तो इसका ट्रांसलेशन दिस इज द हाउस। स्ट्रक्चर के अनुसार हो गया। फिर से एक बार बता रहा हूं कि यह का अंग्रेजी दिस यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हाय है यहाँ पर, तो हाय का अंग्रेजी इज लिख दिया। उसके बाद कह रहा है नियम कि यहाँ पर द का प्रयोग कीजिए, यानी एक्सिलरी वर्ब के बाद द का बाद एक्सिलरी वर्ब का मैंने द का प्रयोग कर दिया। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट ले, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है यह वही घर है, तो घर है ऑब्जेक्ट है ना, तो मैंने घर लिख दिया। फिर इसके बाद मैं लिखने जा रहा हूं कि फिर कह रहा है कि फिर कॉमा के बाद आप सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट में क्या है यहाँ पर आई है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर आई लिख दिया। क्योंकि मैं है तो मैं रहता हूं, रहना के क्या होता है दोस्तों तो लिव होता है। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आता है। इसमें एस आई एस का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि आई के साथ वर्ब में एस आई एस का प्रयोग नहीं होता है। तो आई लिव, तो या जिसमें का हो जाएगा, यहाँ पर मे है तो आई लिव इन, ये हो गया दोस्तों ट्रांसलेशन। मे का अंग्रेजी हो गया मी, तो हो जाएगा दिस इज द हाउस आई लिव इन, मतलब यह वही घर है जिसमें मैं रहता हूं, इसका ट्रांसलेशन हो गया। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि इसमें पास्ट टेंस में भी आता है, तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल पास्ट टेंस का देता हूं जिससे आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने एक एग्जांपल पास्ट टेंस के लिखा है कि इसमें लिखा है मैंने कि यह वही पूनम थी जो मेरे पास आती थी। दैट मीन्स यहाँ पूनम किसी लड़की का नाम का जिक्र हो रहा है दोस्तों। तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले थी आ गया, यानी पास्ट टेंस में हो गया है। तो जब भी हम बनाएंगे इसमें एक्सिलरी वर्ब पास्ट का प्रयोग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब क्या है, एक्सिलरी वर्ब पास्ट है, तो हम सबसे पहले दिस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यह के लिए दिस कर दिया मैंने, और इसके बाद एक्सिलरी वर्ब यहाँ पर है, तो एक्सिलरी वर्ब थी है तो इसलिए मैंने वाज कर दिया। फिर उसके बाद है क्या द का प्रयोग करना है, तो मैंने द लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूनम है तो सीधे डायरेक्ट मैंने नाम लिख दिया। तो यह हो गया कि यह वही पूनम थी, मतलब दिस वाज द पूनम, इसका ट्रांसलेशन इतना हो गया। उसके बाद है कि जो मेरे पास आती थी, दैट मीन्स कि जो यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हु हो गया यहाँ पर, हु केम टू मी। केम क्यों हुआ, क्योंकि ये V2 का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि आती थी था तिथि जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूप होता है, इसलिए यहाँ पर V2 का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो हु केम टू मी, जो मेरे पास आती थी, तो इसका पूरा ट्रांसलेशन हो गया कि यह वही पूनम थी जो मेरे पास आती थी। इसका सेंटेंस हु दिस वाज द पूनम हु केम टू मी। दोस्तों
यह वही जो जैसे ट्रांसलेशन बनाने के लिए जो ये स्ट्रक्चर है, यही पूरी तरह से स्ट्रक्चर है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसको रख लीजिए और एग्जाम्पल से आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझिए। आशा करता हूं कि सारे एग्जाम्पल आपको समझ में अच्छी तरीके से आ चुका होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देता रहूं। जय हिंद दोस्तों।